एक्सपीरियंस इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स व्हाट यू डू विद व्हाट हैपेंस टू यू। क्या मतलब है इसका? देखो मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। कोई पर्सन है महेश, महेश ने अपनी जॉब खो दी। अब देखो महेश के सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो देखो फ्रस्ट्रेट हो जाए कि मैंने अपनी जॉब खो दी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दूसरा ऑप्शन, महेश का माइंडसेट ऐसा है कि महेश इसे अपॉर्चुनिटी माने कि ये मेरे को एक मौका मिल गया अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का। तो जॉब जाने के बाद महेश कैसे रिएक्ट करता है वो देखो असली एक्सपीरियंस है, ना कि महेश के साथ जो हुआ वो एक्सपीरियंस है। समझ गए? मतलब ये है कि इवेंट होने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो वो आपका असली एक्सपीरियंस होता है। कोई भी इवेंट या तो आपको ब्रेक कर सकता है या फिर आपको मेक कर सकता है, बना सकता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, कई बार एग्जाम नहीं क्लियर होता, तो ये स्टूडेंट के पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो देखो वो सीखें, गलतियां एनालाइज करें, या फिर अपना कॉन्फिडेंस खो दें, होप खो दें। वो स्टूडेंट्स जो सीखते हैं, बेटर इमर्ज होके आते हैं, वो असली एक्सपीरियंस बनाता है, तभी असली एक्सपीरियंस बनता है। यही मतलब है इस कोट का। समझे? डेट आज की 6 फरवरी 2024 है। आज 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। ये बड़ा आर्टिकल हिंदू में सैनिटेशन मिरेकल से संबंधित, वैसे डेटा काफ़ी ज़्यादा है इस आर्टिकल में, लेकिन अच्छे पॉइंट्स ड्रा करेंगे। यहाँ पे यूपी मॉडल से संबंधित एक आर्टिकल है, माल न्यूट्रिशन की समस्या को टैकल करने के लिए। पेपर लीक को रोकने के लिए एक बिल लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, वो डिस्कस करेंगे। और इंडियन एक्सप्रेस का ही एक आर्टिकल, क्या यूरोप, एशिया और अफ्रीका से लूटी हुई कलाकृतियां क्या कभी वापस लौटाएगा, क्यों वापस लौटानी चाहिए, क्या कन्वेंशन है, उससे संबंधित एक आर्टिकल है, वो भी डिस्कस करेंगे। कल कमेंट में आप में से 2-3 लोगों ने कहा कि सर आज आपकी आवाज़ काफ़ी सैड है। नहीं, आवाज़ सैड नहीं है, वो 1-2 दिनों से थोड़ा सा हल्का सा फीवर चल रहा था। ठीक है, मतलब वो 1-2 दिन तो आपको पता लगते ही हैं टेबलेट वगैरह लेने के बाद में, तो वैसा है, समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बिल है, सरकार अभी लेकर आई है। क्यों ये सरकार बिल लेकर आई, एक बार हम समझ लेते हैं। पिछले 5 सालों में 16 राज्यों में 48 केसेस सामने आए हैं पेपर लीक के, और इसकी वजह से देखो 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स प्रभावित हुए हैं। देखो एग्जाम की इंपॉर्टेंस को आपसे ज्यादा कौन समझेगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पेरेंट्स ने 1 साल, 2 साल, 3 साल दिए हैं तैयारी के लिए, उसके बाद खास करके कई बार देखो गर्ल्स के साथ ये देखने को मिलता है, मुश्किल से उन्हें समय मिलता है, बाद में मना कर दिया जाता है कि बस बहुत हो गया पढ़ाई। कई कैंडिडेट्स की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, पेपर लीक के कारण 1-2 साल जो है वो एग्ज़ाम साइकिल डिले हो जाता है और मजबूरी में उन्हें जॉब करनी पड़ती है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और अच्छी बात है सरकार अब इस पे बिल लेके आई है। और सरकार कई बार क्या करती है, देखो कई सारे राज्यों में ना पेपर कैंसिल हो गया, 2-2, 3-3 साल तक दोबारा उस पेपर को कंडक्ट ही नहीं करवाया गया। एस्पायरेंट्स की फैमिलीज में डिस्ट्रेस देखने को मिला कि अब क्या होगा, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या वक्त बाद में पेपर कब होगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना कैंडिडेट्स को करना पड़ता है। और देखो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, मतलब कई सारे राज्यों में पेपर लीक हुआ लेकिन उसके बाद कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई किसी ऑफिशियल की सरकार ने अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की कि भैया तुमने पेपर कंडक्ट करवाया था लेकिन कैंसिल हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई सारे राज्यों में ना जब विरोध हुआ पेपर लीक का, फॉर एग्जांपल राजस्थान, तो वो ना अपने अपने राज्यों में खुद का कानून लेकर आए जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान किया गया पेपर लीक के लिए। लेकिन देखो सिस्टमेटिक ढंग से इस इश्यूज को टैकल करना जरूरी है और मल्टी डायमेंशनल ये इशू है। टेक में आपको ज़्यादा कैपेबिलिटी हासिल करनी होगी अगर पेपर लीक को रोकना है, डेटरेंस क्रिएट करना होगा। डेटरेंस मतलब डर पैदा करना होगा जो लोग पेपर लीक करते हैं, और डेटरेंस के लिए ही ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है ताकि डर पैदा किया जा सके कि भैया पेपर लीक मत करो, आपका करियर खराब हो जाएगा। क्या प्रोविजंस हैं इस बिल में? सबसे पहले तो ना अनफेयर मीन्स के बारे में बताया गया है। अनफेयर मीन का मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। जैसे देखो क्वेश्चंस को लीक करना, मास कॉपिंग, OMR सीट से टेम्परिंग करना, छेड़छाड़ करना। इसके अलावा आपका कोई ऑथराइजेशन नहीं है,
कि आप OMR सीट रखो, लेकिन आपने OMR सीट अपनी रख ली। इस प्रकार की ना अनेकों चीजें बताई गई हैं जो अनफेयर मीन्स में आती हैं। कौन कौन से बॉडीज कवर्ड हैं इस बिल के अंदर? देखो, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, आईबीपीएस, एनटीए। इसके अलावा सरकार ने ये बोला है कि कोई भी पब्लिक रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जिसको हम नोटिफाई कर दें, तो भविष्य में सरकार सिर्फ एक नोटिफिकेशन की सहायता से, जब ये एक्ट बन जाएगा, तो कोई भी पब्लिक रिक्रूटमेंट बॉडी को ऐड कर सकती है। और अगर देखो कोई अनफेयर मीन अपनाता है ना एग्जाम में, तो उस ऑफेंस को नॉन बेलेबल माना जाएगा और कोग्निजेबल माना जाएगा। मतलब बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन कोग्निजेबल का मतलब ये होता है कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब मान लीजिए ए पर्सन ने शिकायत की है बी पर्सन के अगेंस्ट, तो बाद में देखो ए और बी के बीच में समझौता हो भी गया तो भी केस बंद नहीं होगा। ऐसे केसेस को कहा जाता है नॉन कंपाउंडेबल। मतलब वो केसेस जो समाज के विरुद्ध हैं, जिससे समाज को नुकसान होता है। जैसे रेप का केस है, रेप के केस से ना समाज को नुकसान होता है। ए ने बी के अगेंस्ट रेप का आरोप लगाया, बाद में ए और बी के बीच में समझौता हो गया तो भी बी के अगेंस्ट केस बंद नहीं होगा, क्योंकि ये रेप जो है वो समाज के अगेंस्ट है। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में दो पार्टीज के बीच में समझौता हो भी जाए तो इमीडिएटली केस बंद नहीं होता है, कोर्ट की परमिशन चाहिए। तो ये अनफेयर मीन्स भी एक प्रकार से नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। मतलब कि दो पार्टीज इसमें समझौता कर भी लें तो भी केस बंद नहीं होगा कोर्ट की परमिशन के बिना। पनिशमेंट कितनी? अगर कोई अनफेयर मीन अपनाता है तो 3 से 5 साल तक की पनिशमेंट और 10 लाख तक का जुर्माना। अगर कोई जुर्माना ना दे पाए तो उसकी जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। और मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कर रही है, टीसीएस की तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई है तो 1 करोड़ की पेनल्टी सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट लगाई जा सकती है। और कई बार तो आपने देखा होगा पूरा ऑर्गेनाइज ढंग से ये क्राइम चलता है पेपर लीक का। मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरा रैकेट चलता है। बहुत सारे सोल्वर होंगे जो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और इवन बहुत सारे कैंडिडेट्स दूसरे कैंडिडेट्स की जगह पेपर देते हैं। मतलब 40-50 लोग, 10-15 लोग मिलकर ये ऑर्गेनाइज ढंग से क्राइम करते हैं। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट ना पनिशमेंट का प्रोविजन ज्यादा किया गया है। 5 से 10 सालों तक की पनिशमेंट हो सकती है जो ऑर्गेनाइज ढंग से पेपर लीक करवाते हैं। और उनको मिनिमम फाइन 1 करोड़ है और ना दिया जाए तो पनिशमेंट ज्यादा होगी। और एक चीज देखो, कैंडिडेट्स को पेनलाइज नहीं किया गया है बिल के अंतर्गत। मतलब कि वो कैंडिडेट्स जो एग्जाम दे रहे हैं ना, उनको देखो अगर नकल करते पाया जाता है तो उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं कि वो नकल करते पाए गए हैं तो आने वाले एग्जाम साइकिल से उन्हें बैन कर दिया जाए। लेकिन इस बिल के अंदर ना वो कैंडिडेट्स कवर्ड नहीं हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। मतलब देखो, एक्सटर्नल एलिमेंट्स के लिए ये बिल है, ना कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं। उनको रोकने के लिए देखो अलग प्रोविजंस हैं। ये एक प्रकार से देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ना मॉडल ड्राफ्ट ला लेके आई है तभी, ताकि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स इसे अडॉप्ट कर सकें। क्योंकि ना अभी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग प्रोविजन कर रही थी पेपर लीक को रोकने के लिए, कोई एक सेंट्रल कानून नहीं था। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि वो एक सेंट्रल लॉ लेकर आए हैं। और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करें हम, ये देखो एक प्रकार से ना डेटरेंस का काम करेगा पेपर लीक के अगेंस्ट। डर पैदा होगा। अभी तक कोई कानून था ही नहीं, कोई कानून नहीं था, तो इस वजह से कोई प्रॉपर सजा का प्रावधान नहीं था। अलग अलग प्रोविजंस के तहत एफआईआर दर्ज की जाती थी। लेकिन अब सीधा सीधा 3 से 5 साल की सजा और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वालों को 5 से 10 साल की सजा। तो एक डर पैदा होगा कि भैया अगर ये काम किया तो लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ेगा। दूसरा देखो, ये बिल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाखों लोगों के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स प्रभावित होते हैं पेपर लीक की वजह से। उनका इतना कीमती समय जो है वो बर्बाद होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना जरूरी था, जो कि सरकार ने अभी उठाया है। इससे लाखों कैंडिडेट्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका जो हार्डवर्क है वो खराब नहीं होगा। उनका जो फेथ है कानून के अंदर वो खत्म नहीं होगा। ये जो बिल है वो देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लेकर आता है। लेकिन देखो कंक्लूजन में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। देखो, लंबे समय से आवश्यकता थी इस बिल को लाने की, तो बिल अभी आया है चीटिंग वगैरह अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए। बट देखो,
दो चीजें हैं, एक तो इसकी सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करती है किस प्रकार से इस बिल को इंप्लीमेंट किया जाता है, मतलब बिल के पास होने के बाद एक्ट के प्रोविजंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। आमतौर पे होता ऐसा है, अलग अलग राज्यों में हमने देखा पेपर लीक होता है, आरोपी जो होते हैं, अपराधी जो होते हैं जिन्होंने पेपर लीक किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि सब मिले हुए हैं। फेमस डायलॉग है ना, सब मिले हुए हैं, तो ऐसा लगता है कई बारी। तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा टेस्टिंग बॉडीज के द्वारा, वो एक चैलेंज है। और दूसरा देखो, टेक इंटरवेंशन आनी चाहिए। आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और ह्यूमन बींग्स पे कम से कम भरोसा किया जाए इस पूरी एग्जाम प्रोसेस में। क्योंकि देखो पूरी सप्लाई चेन होती है, पेपर बनाने से लेके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने तक एक लंबी साइकिल होती है, कहां कहां से क्वेश्चन पेपर्स गुजरते हैं, बीच में एक भी वीक लिंक मिला ना तो पेपर लीक हो जाता है। इस वजह से कम भरोसा किया जाए ह्यूमन बींग्स पे और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। मानता हूं मैं टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी इसमें हम लाएंगे तो लाखों स्टूडेंट्स का जो मेहनत है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो वेस्ट नहीं होगा। तो इस पे भी सरकार का फोकस होना चाहिए। जब तक देखो ये आधार कार्ड नहीं आया था UIDAI ने, तब तक यूं लगता था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आधार ऑथेंटिकेशन से सिम मिल जाएगा तुरंत, हमारे इतने सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अब तो हमें नॉर्मल सी चीज़ लगती है कि आधार ऑथेंटिकेशन, कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, सिम लेना है, एक नॉर्मल सी चीज़ लगती है। लेकिन कुछ साल पहले तक हमने इसकी परिकल्पना नहीं की थी। उसी प्रकार से एग्जाम प्रोसेस में भी टेक इंटरवेंशन आना चाहिए, जहां संभव हो कैंडिडेट्स को परेशान किए बिना। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक प्रकार से ना केस स्टडी है जो आंसर्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूं। देखो ये जो प्रोग्राम है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम ICDS, इसमें एक प्रोविजन है, इसमें ना ड्राई फूड प्रोवाइड किया जाता है कुछ वल्नरेबल सेक्शंस को। आंगनवाड़ी सेंटर्स से वो वल्नरेबल सेक्शंस ये ड्राई फूड कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे हैं, इसके अलावा लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो मदर्स जो अपने बच्चों को अभी दूध पिला रही हैं, या फिर प्रेग्नेंट वुमन है। ये सारे जो वल्नरेबल सेक्शंस है ना, जिनको अगर इनफ कैलोरीज नहीं मिली तो वो मतलब जल्दी हिडन हंगर से पीड़ित हो जाएंगे, तो ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए प्रोविजन है कि वो आंगनवाड़ी सेंटर पे जाके ड्राई फूड ले सकती हैं। ये प्रोविजन है ICDS स्कीम के अंतर्गत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम। अब पहले देखो ये होता था, टेंडर दे दिया जाता था किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया और वो प्राइवेट कंपनी खाना बना के अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स तक पहुंचाती थी और बाद में आंगनवाड़ी सेंटर से अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस अपना खाना ले सकते थे। तो एक तो देखो ये मॉडल है कि प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया, वो प्राइवेट कंपनी खाना बना के अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स तक पहुंचाएगी। पहले ऐसा चलता था, बट उत्तर प्रदेश में ना एक जबरदस्त इनोवेशन देखने को मिला। इनोवेशन ये था, बजाय किसी एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर देने के अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब जिसमें मेंबर्स एक कॉमन एम के लिए, फॉर एग्जांपल इनकम कमाने के लिए एक साथ आते हैं, तो अलग अलग महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यह काम दिया गया। फॉर एग्जांपल 20 महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको ना ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, खाना कैसे बनाते हैं इतने लोगों का, इनको सब्सिडाइज्ड वीट प्रोवाइड किया गया, गेहूं दिया गया सस्ते इक्विपमेंट्स इनको दिए गए और ट्रेनिंग भी दी गई। तो इसके बाद ना इनको बोला गया कि आपको ना 3 आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए खाना बनाना है। तो इस प्रकार से 43 डिस्ट्रिक्ट्स में, शुरू में तो देखो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्रायल के तौर पे इंप्लीमेंट किया गया था, बाद में 43 डिस्ट्रिक्ट्स में 204 ब्लॉक्स में ये चीज इंप्लीमेंट की गई और इसके ना बहुत बढ़िया परिणाम सामने आए। इससे वुमेन इंपावरमेंट होने लगा। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 20 महिलाएं
और 204 ब्लॉक्स में ये इंप्लीमेंट किया गया। सीधा सीधा 4000 लोगों को, मतलब 4000 महिलाओं को रोजगार मिलना स्टार्ट हुआ इस नई मुहिम से, और हर एक महिला को कम से कम 8000 रुपए की आमदनी एक महीने में। और देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये जो नई चीज स्टार्ट की है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने उत्तर प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ मिलकर, देखो अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, ये सारी चीजों को, रॉ मटेरियल को ना लोकली प्रोक्योर करती हैं, तो इससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है ए, उसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स जितने भी है ना, वहां पर खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी है एक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास में। तो एक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो सारी चीजें लोकली प्रोक्योर करेगा, सारी चीजें, मिल्क, दालें जितनी भी हैं, तो लोकल लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, वहां पे लोकल लेवल पे इकोनॉमी मजबूत होती है। और जो भी खाना दिया जाता है ना इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, वो लैब में टेस्टेड होता है। इसके अलावा लोकल लेवल पे जो चीजें प्रचलित होती है ना, जैसे कई जगह पे बेसन का हलवा प्रचलित ज्यादा होता है, तो वो बांट दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बना के। कई जगह पे जो दाल खिचड़ी है वो ज्यादा पॉपुलर होती है, तो उसको बांट दिया जाएगा। बेसन की बर्फी, ये सारी चीजें जो एनर्जी डेंस होती हैं, जिससे मालन्यूट्रिशन की समस्या को ज्यादा बढ़िया ढंग से एड्रेस किया जा सकता है। और जो खाना दिया जाता है इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा, उस पर सारी चीजें लिखी होती हैं, कितनी कैलोरीज हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, खाने को कैसे स्टोर रखें, वो भी लोकल लैंग्वेज में। और जब ये पूरी चीज स्टार्ट की गई ना, उससे पहले बहुत रिसर्च की गई थी। आमतौर पे देखो लोग ना आंगनवाड़ी सेंटर से ना खाना लेने से कतराते हैं। कतराते इसलिए हैं, एक तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती कि पता नहीं कैसा खाना होगा, लेकिन लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खाना दिया जाता है तो ट्रस्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आती है, क्योंकि लगता है कि अरे ये तो हमारी गांव की ही महिलाएं हैं जिन्होंने खाना तैयार किया है, तो ज़्यादा ट्रस्ट आता है, ज़्यादा लोग फिर आंगनवाड़ी सेंटर से खाना लेने की कोशिश करते हैं। कलर कोडिंग की गई कि बच्चों के लिए कौन सा खाना है, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग कलर का खाना, अलग कलर मतलब पैकेजिंग अलग कलर की, और जो दूध पिलाती मदर्स हैं उनके लिए अलग कलर की पैकेजिंग, ताकि कलर पैकेजिंग को देख के ही पहचाना जा सके खाना जो है किस एज ग्रुप का है। और एक चीज देखो, चूंकि देखो कई बार ना लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो उसको भी पता है कि यार हमारे गांव के लोग ही इसे खाएंगे, तो अच्छी क्वालिटी का दें। अगर अच्छी क्वालिटी का हम नहीं देंगे तो गांव में हमारी ही बेइज्जती होगी कि ये 20 महिलाएं जो हैं मिलके खाना खिलाती हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं खिलाती। तो एक कम्युनिटी ओनरशिप निकल के आती है। तो ये जो मॉडल है ना, एक प्रकार से ना विन विन मॉडल है, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। अब तो देखो और भी बढ़िया बढ़िया इसमें इनोवेशन आ रहे हैं, जैसे QR कोड का सिस्टम किया गया है ताकि सप्लाई चेन में ही आइडेंटिफाई किया जा सके कि कहाँ कहाँ पे खाना डिलीवर किया जा सका है, ट्रैक आसानी से किया जा सके, उसके लिए QR कोड का प्रोविजन हो रहा है। यूपी में इसे इंप्लीमेंट किया गया, 204 ब्लॉक्स में 43 डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छे रिजल्ट सामने आए। अब देखो इसको ना अलग अलग राज्य भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मालन्यूट्रिशन की समस्या एड्रेस करने के साथ साथ इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया उत्तर प्रदेश में एक बेस्ट प्रैक्टिस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लूटेड एशियन आर्टिफैक्ट्स से संबंधित है। जब देखो यूरोप के विभिन्न देशों ने, फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, इन्होंने एशिया और अफ्रीका के अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था ना, इनको बहुत ज़्यादा लूटा गया। इवन जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, तो ये इंपीरियल कंट्री, ये यूरोप के देश कॉलोनियल कंट्रीज से उनके आर्टिफैक्ट्स, एंटीक आइटम्स, मूर्तियाँ, उनकी सभ्यता से संबंधित चीज़ें, इतिहास से संबंधित चीज़ें, वो भी वो लूट लूट के ले गए। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोहिनूर हीरा, जो ब्रिटेन वाले हमारे देश से लूट के चले गए और उन्होंने अपने म्यूजियम में वो अभी रख के रखा है। ऐसी अनेकों चीज़ें आपको मिलेंगी यूरोपियन कंट्रीज़ के म्यूजियम से, जो उन्होंने ना यहाँ से लूट के वो ले गए हैं। अगर वो सारी चीज़ें लौटा देना यूरोप वाले देश से, तो उनके म्यूजियम खाली हो जाएंगे। लेकिन इस दिशा में ना एक अच्छे लीडर हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। अभी ना कंबोडिया के प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए थे, और वहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बोला कि हम कंबोडिया को
पुराने जो आर्टिफैक्ट्स हैं, पुरानी जो कलाकृतियां हैं, जैसे ये आप तस्वीर देख रहे हो, खमेर एम्पायर से संबंधित, वो लौटा देंगे। हम कंबोडिया की पूरी पूरी मदद करेंगे कि वो वहाँ पे अपना नेशनल म्यूजियम इस्टेब्लिश कर सकें। लेकिन देखो, मैक्रोन ने तो अच्छी पहल की है और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी सामने आए हैं, नीदरलैंड से, जर्मनी से। इन देशों ने यह ऐलान किया है कि हम एशिया और अफ्रीका के देशों को यहाँ से लूटी हुई पुरानी कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ या फिर एंटीक आइटम्स लौटा देंगे। बट दिक्कत यह है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज़ है। लूटा हुआ सामान इतना ज़्यादा है कि 2-3 चीज़ें लौटाने से काम नहीं चलेगा। क्या इसके लिए कोई कन्वेंशन है? जी हाँ, इसके लिए यूनेस्को की कन्वेंशन है। बट दिक्कत यह है, यूनेस्को की कन्वेंशन जब आई थी ना, उससे पहले जो सामान लूटा गया है ना, उस पर यह कन्वेंशन लागू नहीं है। तो जबकि आपको पता है कॉलोनियल ईरा में ही ये सारा सामान लूट के ले जाया गया था, तो यूनेस्को की कन्वेंशन उस ईरा पर इंप्लीमेंट नहीं होती है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। आज के समय में हमारे देश से कोई सामान, कोई कलाकृति चोरी करके ले जाई गई और उसको बेच दिया गया, बाद में वो अभी प्रेजेंट है ब्रिटेन में, तब तो ये कन्वेंशन लागू होगी। लेकिन जब विभिन्न देश कॉलोनी थी, जब लूटा गया, उस पर यह कन्वेंशन लागू नहीं है। और म्यूजियम वाले विरोध करते हैं। यूरोप के जो म्यूजियम है ना, वो कहते हैं अपनी अपनी देश की सरकारों की कि भैया मत लुटाओ, अगर आप सारा सामान लुटाओगे तो हमारे म्यूजियम खाली हो जाएंगे, हमारा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो खत्म हो जाएगा, फिर लोग हमारे म्यूजियम देखने नहीं आएंगे। इवन कुछ देशों ने, फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड ने श्रीलंका को भी सामान लुटाया, इंडोनेशिया को लुटाया। ये चीज़ें ना डिप्लोमेसी से भी लिंक्ड करके देखी जा रही हैं कि अभी फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड को श्रीलंका के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, तो उनकी 2-3 चीज़ें लुटा दी जो वो लूट कर ले गए थे। लेकिन लूट के ले जाई हुई आइटम्स इतने ज़्यादा हैं, हज़ारों में हैं, कि आप 2-3 चीज़ें लुटा भी दोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। और ये चीज़ ना डिप्लोमेसी से लिंक करके देखी जाती है कि रिलेशन इंप्रूव करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ कई बार ऐसा करते हैं। एक ड्राफ्ट EU रेजोल्यूशन इस पे आया, भाई एक परमानेंट बॉडी इस्टेब्लिश की जाए, कॉलोनिज्म के दौरान जो इनजस्टिस हुआ था ना कॉलोनियल कंट्रीज के साथ, उसकी भरपाई करने के लिए काम करे यूरोपियन यूनियन की ये परमानेंट बॉडी, ऐसी बॉडी इस्टेब्लिश की जाए। बट सिर्फ ये देखो, ये चीज़ बातों में रह गई, ग्राउंड लेवल पे इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लास्ट में राइटर कहते हैं, देखो यूरोप के देशों को ना ये लूटी हुई सारी चीज़ें लौटानी चाहिए कॉलोनियल कंट्रीज को। इसका फायदा ये होगा, एक तो इससे पता लगेगा यूरोप की कमिटमेंट क्या है ह्यूमन राइट्स के प्रति, इंटरनेशनल लॉज के प्रति। यूरोप जो अपने आप को बड़ा दिखाता है कि हमारे पास में ही वैल्यूज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ के पास में, अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास में वैल्यूज़ नहीं है, तो करो ना चीज़ें वापस यार आप लोग। नेक्स्ट, सॉफ्ट पावर इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसा करते हैं, चीज़ें लुटाते हैं, तो इससे उनकी सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी कि देखो यूरोप किसी दूसरे देश का हक नहीं मारता, किसी दूसरे की कल्चरल हेरिटेज को संभाल के नहीं रखता, उसे वापस लौटा देता है। तीसरे नंबर पे इंडिया देखो इंटरवीन कर सकता है। इंडिया जो ये कॉलोनियल कंट्रीज है ना, एक समय में उनका लीडर था, लेकिन 62 वार के बाद इंडिया की इमेज को धक्का लगा था। पहले तो इंडिया काफ़ी विरोध किया करता था और कॉलोनिज्म का। इंडिया की यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अच्छी बनती है, तो इंडिया दोनों साइड से मीडिएशन करवा सकता है और एक सॉल्यूशन निकलवा सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज ये लूटी हुई चीज़ें वापस लौटाए कॉलोनियल कंट्रीज की। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कि क्या यूरोप ये लूटी हुई जो एशियन कलाकृतियां हैं इनको कभी लुटाएगा या नहीं लुटाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रूरल इंडिया में सैनिटेशन मिरेकल से संबंधित है। आप देखो GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च किया गया ना 2024 में, और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए वो देखो किसी सैनिटेशन मिरेकल से कम नहीं है। बट देखो अभी भी, वैसे देखो आर्टिकल में ना बहुत सारा डेटा है, मतलब ऐसा डेटा है जो आंसर्स में थोड़ा कम यूज होने लायक हैं, लेकिन अभी भी आर्टिकल ना कुछ बिहेवियरल चेंजेस पे फोकस करते हैं, जिससे ना इस रूरल सैनिटेशन के मिरेकल की आउटकम को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे नेशनल सर्वे के अनुसार 12% लोग जो अभी भी टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनके घरों में टॉयलेट है, फिर भी इसके पीछे ना काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे डिसफंक्शनल टॉयलेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो गड्ढे हैं वो भरे हुए हैं, पानी की कमी है, या फिर सोशल नॉर्म्स अभी भी ऐसे हैं जिसकी वजह से
उन्हें टॉयलेट यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। पंचायत मूवी में हमने देखा था, वहाँ पे कुछ अलग रीजंस थे ओपन डेफिकेशन के। तो सबसे पहला है गैप बिटवीन एक्सेस एंड यूजेस, कि टॉयलेट होने के बावजूद कुछ लोग यूज़ क्यों नहीं करते। उसके बाद एक बड़ा फैक्टर आता है, जहाँ पे देखो बड़ी फैमिलीज होती है ना, वहाँ पे एक ना एक सदस्य ऐसा होगा जो टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ओवर क्राउडिंग ये एक समस्या है। सरकार को फोकस करना चाहिए फैमिली के साइज के हिसाब से 2 टॉयलेट्स मैंडेटरी बनाना, समझ गए? क्योंकि देखो सबको सेम समय पे तैयार होना होता है, ओवर क्राउडिंग होती है, घर में सिर्फ एक टॉयलेट है, तो फिर कम से कम एक मेंबर ऐसा मिलेगा कुछ परसेंटेज फैमिलीज में जो टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट है कास्ट हायरार्की इन्फ्लुएंसेस एडॉप्शन। कास्ट हायरार्की मतलब सो कॉल्ड हायर कास्ट में टॉयलेट एडॉप्शन रेट ज़्यादा है और सो कॉल्ड लोअर कास्ट में परसेंटेज कम है। इतना गैप नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट, अब देखो राइटर ये कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन के फेज 2 में ना इन सब चीज़ों पे सरकार को फोकस करना चाहिए था। जैसे वाटर एक्सेस है, वाटर एक्सेस अब कहने को जल जीवन मिशन चल रहा है, लेकिन दोनों स्कीमों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन हो, सिंक्रोनाइजेशन हो तो कितना बढ़िया हो। और टॉयलेट यूज करने के साथ में जो टैबूज अटैच्ड हैं उनको काउंटर करने के लिए सरकार ने ज़्यादा कुछ नहीं किया। ओवर क्राउडिंग, जो मैंने आपको बताया कि कई घरों में मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे 2 टॉयलेट्स या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए। सरकार क्या करती है, यूनिफॉर्म अप्रोच अपना रही है, चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे डेमोग्राफी कोई भी हो। लेकिन देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक अप्रोच सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। अलग अलग रीजन में अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉयलेट ना यूज करने के लिए। तो सरकार को ना डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनानी होगी, जहां पे जो समस्या है उसी हिसाब से सॉल्यूशन लाना होगा। समझ गए? जैसे एक और फैक्टर है, एक फैक्टर है कि अगर देखो टॉयलेट घर के साथ में अटैच्ड है ना, तो ज़्यादा संभावना है टॉयलेट यूज होने की। अगर टॉयलेट डी अटैच्ड है, मतलब टॉयलेट अलग है और घर अलग है, दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, तो थोड़ा कम संभावना है टॉयलेट को यूज करने की। तो इन बेसिक फैक्टर्स पे अब सरकार को काम करना चाहिए अगले फेज में। अगर इस मिरेकल को और ज़्यादा, मिरेकल की आउटकम को और ज़्यादा अच्छा करना है, तो इन छोटे छोटे फैक्टर्स पे, बिहेवियरल चेंजेस पे सरकार को अब ध्यान देना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने ड्रा किए इस सैनिटेशन मिरेकल से संबंधित। लास्ट में देखो क्वेश्चंस देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस आपको एड्रेस करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में। एक तो जो आर्टिफैक्ट्स वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया उस इश्यू से संबंधित है, और दूसरा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, जो चीटिंग होती है, पेपर लीक होता है, उसे प्रोटेक्ट करने में, तो टेक्नोलॉजी के रोल को आपको एक्सप्लोर करना है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर 250 वर्ड्स में देना है और pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।